हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इंटरनेशनल लॉ का एक और टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो जब भी आपको इंटरनेशनल लॉ का नेचर का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको मीनिंग और डेफिनेशन लिखनी है। वो मीनिंग और डेफिनेशन आपको कहाँ मिलेगी वो मैंने इससे पहली वाली वीडियोस में एक्सप्लेन की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अर्लियर, in case of international law, there is no sanction for its compliance, hence it is not a law in proper sense of the term. पुराने ज़माने में, पुराने टाइम में इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट कोई सेंक्शन नहीं होती थी। अगर कोई भी मजबूत कंट्री उसको फॉलो नहीं करता तो बाकी कंट्रीज उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती थी, इसलिए उसको प्रॉपर लॉ की सेंस में नहीं देखा जाता था। बट नाउ दिस कंसेप्ट हैज़ चेंज्ड and there is a adequate development of international law in past few years. बट ये पूरी का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। अब पिछले कई डेकेड से देखें, पिछले एक दो डेकेड से काफ़ी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इंटरनेशनल लॉज के वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। देयर आर मैनी व्यूज़ इन दिस रिस्पेक्ट एंड सम ऑफ दीज आर डिस्कस्ड एज अंडर। तो जो नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ है उसके ऊपर कई व्यूज़ हैं। अलग अलग जो थ्योरिस्ट्स हैं, ज्यूरिस्ट्स हैं, उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं। कौन कौन से व्यूज़ हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला व्यू हम डिस्कस करेंगे ओपनहेम का। अकॉर्डिंग टू ओपनहेम, इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ इन प्रॉपर सेंस। ओपनहेम कहते थे जो इंटरनेशनल लॉ है वो प्रॉपर लॉ है। किस सेंस में, वो क्यों कहते थे, उसके मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। स्टेट्स आर बाउंड टू फॉलो इंटरनेशनल लॉ नॉट ओनली फ्रॉम मॉरल व्यू पॉइंट या मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। जो स्टेट्स हैं उनको इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना ही करना है। क्यों? बोल बोल के गला बैठ गया। तो एक तो मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर वो फॉलो नहीं करते तो मॉरली उनको नीचे माना जाएगा या मॉरली उनको अच्छा नहीं माना जाएगा। बाकी कंट्रीज उसको, उस कंट्री को मॉरली अच्छा नहीं मानेगी। ठीक है। दूसरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस इंटरनेशनल लॉ में दिन ब दिन स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। अगर कोई भी कंट्री बात नहीं मानती तो उसको सैंक्शन लगा देते हैं या फिर उसके साथ ट्रेड बंद कर देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। When states violate international law, then they do not deny the existence of international law, but they interpret them in such a way that they can prove that their conduct is as per international law. जब भी कोई स्टेट लॉ तोड़ती है तो वो ये नहीं कहती कि लॉ का उसे पता ही नहीं है। समझ के बात? वो ये नहीं कहती कि लॉ की एग्जिस्टेंस ही नहीं है या लॉ का उसे पता ही नहीं है। समझ के बात? वो डिनाई नहीं कर सकते, बट वो ये कहते हैं कि हमारे कंट्री के लिए ये इंटरनेशनल लॉ इस हिसाब से था और इस तरीके से जो मेरा कंडक्ट है वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सही है। कहने की बात ये है कि जब चाइना इंडिया का थोड़ा वो ले लेता है, क्या कहते हैं, बाउंड्री अंदर अंदर घुसता रहता है और उस पर कब्जा करता रहता है, तो वो ये अपनी मतलब वैसे इंटरनेशनल लॉ के आप किसी की बाउंड्री को ब्रीच नहीं कर सकते, मगर वो अपने हिसाब से इंटरनेशनल लॉ को तोड़ मरोड़ के अपनी फेवर में दिखा देता है कि देखो जी ये तो पहले हमारा था मगर ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो करती क्या है कंट्रीज, वो अपने हिसाब से अपने व्यू पॉइंट को प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ गोल मोल करके इंटरनेशनल लॉ का वो क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ गोल मोल करके उसे मैनिपुलेट करके शो कर देते हैं ताकि हर एक बंदे को यही लगे, बाकी कंट्रीज़ को यही लगे कि हाँ ये भी सही है। तो इंटरनेशनल लॉ को तोड़ता कोई नहीं है, सब ये कहते हैं हमने थोड़ी ना तोड़ा है, ये तो हमारे हिसाब से तो ये सही था। समझ गए बात? तो ओपनहेम तो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है प्रॉपर सेंस में। अब नेक्स्ट चलते हैं, स्टार्क क्या कहते हैं। स्टार्क वाइल एक्सेप्टिंग द इंटरनेशनल लॉ as law has said, number one, historical jurisprudence has proved it that in various communities, law is in existence without any sanction and legal force or fear, and such law has got the same acceptance as the law framed and enacted by the state लेजिस्लेटिव असेंबलीज। वो कहते हैं अगर हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी करें तो वो प्रूव करती है कि जो पुरानी कम्युनिटीज़ थी उन्होंने क्या किया था, वो उनके अंदर भी लॉ एग्जिस्ट करता था, पुरानी कम्युनिटीज़ के अंदर भी लॉ एग्जिस्ट करता था और उसमें कोई सैंक्शन की ज़रूरत नहीं होती थी, विदाउट एनी सैंक्शन चलता था और लीगल फोर्स के भी बगैर चलता था और फियर एंड सच लॉ जो है फियर के बगैर चलता था, कोई डर नहीं होता था, लोग अपने आप ही इसको फॉलो करते थे। समझ की बात? लोगों की एक्सेप्टेंस होती थी। ठीक है। पुराने टाइम पे जब गवर्नमेंट्स नहीं होती थी तभी तो कोई ना कोई कानून चलता ही था ना। तो जब कानून चलता था कुछ लोग फॉलो करते थे तो उनको किसी डर की ज़रूरत नहीं होती थी, कोई क्या कहते हैं फोर्स की या फेयर की ज़रूरत नहीं होती थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं स्टार्क। ठीक है। तो ये कह रहे हैं हिस्ट्री प्रूव करती है कि इंटरनेशनल लॉ पहले से चलता आ रहा है और विदाउट एनी डर और विदाउट एनी फियर या विदाउट एनी फोर्स जो है सैंक्शन मिली हुई थी इसको
और ये अपने रफ्तार से चलता जा रहा था और सारे कंट्रीज इसको फॉलो कर रहे थे। वो तो इन्होंने कहा लेटर ऑन जो लॉज बन गए और एनेक्ट हो गए, वो सारा प्रोसेस बाद में आया। सेकंड पॉइंट ये कहते हैं, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस, इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो एग्जिस्ट टू सम एक्सटेंट। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं और कन्वेंशंस हैं बिटवीन कंट्रीज, तो इंटरनेशनल लॉ तो एग्जिस्ट करता ही है ना, हम उसे डिनाई तो नहीं ना कर सकते। समझ की बात। थर्ड पॉइंट ये कहते थे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच मेंटेन इंटरनेशनल रिलेशंस not only accept international law as a code of conduct but also accept its legal sanction and force। सिंपल वर्ड्स में जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने के लिए काफ़ी फोकस करते हैं, WTO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई इंटरनेशनल लॉ है एज अ कोड ऑफ कंडक्ट, के इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चलेगा सब कुछ, और ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि भाई लीगल सैंक्शन होगी और फोर्स भी होगी इसके पीछे, ताकि सारे कंट्रीज आपस में माने। अब रशिया ने अटैक कर दिया, ठीक है ना, यूक्रेन के ऊपर, तो अब उसके ऊपर डायरेक्टली तो कोई हमला नहीं कर रहा, मगर लीगल सैंक्शंस लगा रहे हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से चल के उसे कोई तेल नहीं लेना चाहता, फिर भी कई लोग छुप छुप के ले रहे हैं। तो ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू भी तो इंटरनेशनल लॉ या कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता है। बेसिकली ये बताया जा रहा है इसमें, UNO इज बेस्ड ऑन द लीगैलिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बेस है, वो सारा का सारा रूल्स रेगुलेशंस वही होते हैं और वहीं फॉलो किया जाता है। मगर वैसे देखा जाए तो इतना आपको पता ही है कौन फॉलो करता है, जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं वो यूनाइटेड नेशन की बात भी नहीं मानते। जब अमेरिका ने कहीं हमला करना होता है तो वो यूनाइटेड नेशन चाहे कह दे कि हम हमला नहीं करना, तब भी वो बिना पूछे कर देती है। अब रशिया है, यूनाइटेड नेशन में वोटिंग होगी कि नहीं करना, फिर भी उन्होंने कर तो दिया ही, तो वो नहीं सुनते किसी की, जो अमीर कंट्रीज होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ब्रेयरली, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है, टू डिनाई द एग्जिस्टेंस एंड लीगल करेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज नॉट ओनली इनकन्वीनियंट इन प्रैक्टिस बट इट इज ऑल्सो अगेंस्ट लीगल थॉट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो वो कहते थे अगर हम डिनाई करें एग्जिस्टेंस, किसकी एग्जिस्टेंस, लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो ये इनकन्वीनियंट होगा और ये सही नहीं होगा, तो ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स होगा। तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि इंटरनेशनल लॉ है ही नहीं या इंटरनेशनल लॉ काम नहीं करता। समझ की बात। अब कंक्लूजन क्या है, इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ इन ट्रू सेंस। हम इन सारी डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटरनेशनल जो लॉ है ये एक अच्छी सेंस में एक लॉ ही है, ये हवाई बातें नहीं है। कैसे? According to historical jurisprudence, law is not only the product of sovereign king or states, but it has been in existence in many communities without sovereign sanction. Historical jurisprudence की स्टडी हमें ये बताती है कि जो लॉ है वो एक प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ किंग होएगा या फिर कोई स्टेट होगी या गवर्नमेंट होगी वही कानून बनाएगी और उसे प्रोटेक्ट करेगी। बट कानून जो है, जो ये जो लॉ हैं वो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं किंग के आने से भी पहले के, स्टेट्स के एग्जिस्टेंस के पहले के, जब कम्युनिटीज़ छोटी छोटी टेरिटरीज में रहती थी तब के कानून बने हुए हैं। समझ की बात। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब तक कोई अथॉरिटी नहीं होगी जो कानून को लागू करवाएगी तभी कानून होगा, वरना कानून नहीं होगा। तो कानून तो है इवन इफ कोई अथॉरिटी इतनी पावरफुल नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट ये कहता है, मैनी डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल आर्गूमेंट्स बट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस। जितने भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं ज़्यादातर कंट्रीज़ के बीच में, वो मॉरल आर्गूमेंट्स के ऊपर सॉल्व नहीं किए जाते। वो किस पे सॉल्व किए जाते हैं? ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस के बेस पे सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन द सेटलमेंट ऑफ मैनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज नॉट डिनाइड बट इट इज़ प्रूव दैट द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज आर एज पर इंटरनेशनल लॉ। इन द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल, जब भी हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट सॉल्व करने लगते हैं तो मेन मुद्दा ये नहीं आता कि इंटरनेशनल लॉ है ही नहीं। सारे कोई भी कंट्री ये नहीं कहता कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है, डिनाई नहीं करता इंटरनेशनल लॉ को, बट वो ये प्रूव करना चाहता है कि जो भी उसका कंडक्ट था वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से था। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, इट इज़ not tolerant to say that there is no sanction or fear
ऑफ कंप्लायंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी कंट्री को इंटरनेशनल लॉ का डर नहीं है, कोई फियर नहीं है। देयर आर मेनी प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड इन द यूएन चार्टर। इसके लिए काफ़ी यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर काफ़ी प्रोविजंस हैं। इवन द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो बेसिस है एग्जिस्टेंस की, ये भी तो एक लॉ की फॉर्म में ही है ना, लॉ के जरिए ही तो ये आई है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 94 ऑफ यूएनओ चार्टर, द डिसीजंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज। जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला होगा वो जितनी भी पार्टीज हैं उनके ऊपर बाइंडिंग होगा, कोई भी बंदा इग्नोर नहीं कर सकता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे टॉपिक मैं आपके साथ लाता रहूँगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे सारे के सारे। टेक केयर, बाय बाय।